हेलो नमस्कार दोस्तों। हम अपनी कंप्लीट ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर लेकर आ चुके हैं। इसमें हमारे टॉपिक क्या रहेंगे? हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर में हम अर्थ के क्रस्ट को, मेंटल को, कोर को, यानी कि अर्थ की जो तीन लेयर्स होते हैं उनको पढ़ेंगे। फिर हम जाएंगे लिथोस्फीयर पर। लिथोस्फीयर का मतलब होता है, यानी कि लिथ लिथ का मतलब होता है रॉक। जो भी रॉक से बना हुआ पोर्शन होता है, इसमें क्रस्ट और मेंटल को मिक्स कर देते हैं। फिर हम जाएंगे एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर का मतलब दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल जो होता है, ये जो होता है ये मेंटल के ऊपर वाले पार्ट में पाया जाता है। फिर हम टेक्टोनिक प्लेट्स को पढ़ेंगे, फिर बेसिक लावा एंड एसिडिक लावा को पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखो, अर्थ का जो इंटीरियर होता है ना, कंपोज्ड ऑफ थ्री मेजर लेयर, यानी कि तीन मेजर लेयर से मिलकर बनता है। पहली लेयर होती है क्रस्ट, दूसरी मेंटल, तीसरी कोर। ठीक है। अर्थ का इंटीरियर किन से मिलकर बनता है? थ्री लेयर से। ये जो आप देख रहे हो सबसे ऊपर वाली लेयर, यहाँ देखो इस वाले में, ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर देख रहे हो इसको बोलते हैं क्रस्ट। जैसे हम अंदर जाएंगे, यानी कि सबसे बीच वाली लेयर होती है वो होती है मेंटल, और अर्थ के बिल्कुल अंदर की जो लेयर होती है इसको बोलते हैं कोर। अब हम इस डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि क्रस्ट, मेंटल और कोर में क्या क्या विशेषताएं होती है, इसकी थिकनेस कितनी होती है, और एस्टेनोस्फेयर कहाँ मिलता है। सबसे पहले हम आते हैं क्रस्ट पे। जो आप जो ऊपर का हिस्सा देख रहे हो ना, ये वाला, ये क्रस्ट है, यानी अर्थ का सबसे ऊपर वाला हिस्सा। और इसके जो नीचे वाला हिस्सा, ये मेंटल है। इसकी थिकनेस कितनी है? 34 किलोमीटर से लेके 70 किलोमीटर तक। अब ये 34 और 70 अलग अलग क्यों है? क्योंकि ये जो है ये मिनिमम है, यानी कि क्रस्ट की मिनिमम थिकनेस 34 है और मैक्सिमम 70 है। मिनिमम वहां मिलेगी जहाँ अर्थ का डिप्रेशन होगा, सॉरी, जहाँ अर्थ की झील होगी, यानी कि डिप्रेशन होगा। और मैक्सिमम वहां मिलेगा जहाँ माउंटेन्स वगैरह होंगे, यानी कि अर्थ और भी ज्यादा ऊंची होगी। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा लिथोस्फीयर, बट लिथोस्फीयर को समझने से पहले मेंटल का समझना जरूरी है, क्योंकि लिथोस्फीयर मेंटल का और क्रस्ट का दोनों को मिलाकर बनता है। क्रस्ट से जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला, जो ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं मेंटल। मेंटल की डीपनेस कितनी है, यानी कि डेप्थ कितनी है? ये है 2900 किलोमीटर, यानी कि 2900 किलोमीटर। ठीक है। अब मेंटल जो है ना, हम इस मेंटल को भी टू पार्ट्स में बांट देते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, यानी अपर मेंटल है, इसका थोड़ा सा हिस्से को हम जब ले लेंगे और उसको क्रस्ट में मिला देंगे, यानी कि मेंटल का ऊपर का हिस्सा और क्रस्ट वाला हिस्सा, इनको दोनों को जब मिला देंगे तो बन जाएगा लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर अर्थ का सबसे सॉलिड और रिजिड पार्ट होता है, यानी कि सबसे कठोर पार्ट। लिथ का मतलब ही होता है रॉक। लिथ का मतलब क्या होता है? रॉक। तो ये किससे बनता है? रॉक से, यानी कि अर्थ का सबसे ऊपर कठोर वाला पार्ट। तो वो कौन सा है? ये वाला पार्ट है। और इसमें क्या क्या आएगा? क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। ठीक है, क्लियर हो गया ना लिथोस्फीयर क्या है। और लिथोस्फीयर की डेप्थ कितनी होती है? 100 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक। यानी कि जब हम ऊपर से चलना शुरू करेंगे तो मिनिमम 100 किलोमीटर और मैक्सिमम 200 किलोमीटर तक। आगे चलते हैं। हमने क्रस्ट को देखा, मेंटल को देखा। मेंटल की डेप्थ कितनी थी? 2900 किलोमीटर तक। ठीक है। फिर हमने देखा लिथोस्फेयर को, जो क्रस्ट और मेंटल को मिलाकर बन रही थी। अब हम आते हैं एस्थेनोस्फेयर पे। एस्थेनोस्फेयर क्या होती है? एस्थेनोस्फेयर दुर्बलता मंडल होता है, यानी कि ये वीक जोन होता है अर्थ के अंदर। इसमें क्या होता है? इसमें मैग्मा सर्कुलेट होता है। दिखाई देता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये जो हो रहा है ना, इस सिस्टम को कहते हैं मैग्मा सर्कुलेशन। इस मैग्मा सर्कुलेशन में क्या होता है? ऐसे ये जो करंट है ये लावा की करंट है, यानी कि मैग्मा की। मैग्मा सेमी सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि ना सॉलिड है ना लिक्विड है। ऊपर से प्रेशर ऊपर से प्रेशर, नीचे से हीट के कारण ये करता है मूवमेंट। जब ये मूवमेंट करता है, इसके ऊपर वाला जो रॉक वाला हिस्सा है लिथोस्फीयर, ये भी मूवमेंट करता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कन्वेंशनल करंट, कन्वेक्शनल करंट। इसको बोलते हैं इस वाले सिस्टम को। तो कन्वेक्शनल करंट के थ्रू क्या होता है? ये ऊपर वाली जो रॉक वाला हिस्सा है ना, ये भी मूवमेंट करता है। इसको बोलते हैं हम प्लेट टेक्टोनिक्स। फिलहाल हम समझ रहे हैं इस चीज को।
कि एस्थेनोस्फेयर कहाँ मिलेगा। एस्थेनोस्फेयर मिलेगा इस वाले हिस्से में, यानी कि जो आप ये मेंटल को जब हम यहाँ से एक लाइन निकालेंगे मेंटल के बीच में, तो ऊपर वाला हो जाएगा अपर मेंटल, नीचे वाला हो जाएगा लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल का लोअर वाला हिस्सा ये वाला, इस लाइन के नीचे का जो ये छोटा सा ये वाला हिस्सा है ना, ये जो सेमी सॉलिड लिख रहा है, इसके ऊपर से यहाँ से और इस वाले हिस्से को, ये वाला हिस्सा होता है एस्थेनोस्फेयर। अब इसका काम क्या होता है, ये मैग्मा सर्कुलेट करता है और ये जो ऊपर वाला लिथोस्फेयर है ना, इसको मूव करता है और यहीं से बनती है प्लेट्स, यानी कि जो हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं। प्लेट मूवमेंट करती है, फिर एक प्लेट दूसरी प्लेट पे सबडक्ट होगी या फिर कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी। कन्वर्ज डाइवर्ज का मतलब पता होगा आपको। कन्वर्ज का मतलब ऐसे धस जाएगी, डाइवर्ज का मतलब ऐसे अलग हो जाएगी। ठीक है, फिर हम आते हैं सबसे नीचे वाले पे। ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कोर। अपर जो कोर है ये होता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अब इसकी डीप कितनी होती है, डेप्थ होती है इसकी 6371 किलोमीटर यहाँ से लेके। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में है। इसका भी वही कारण है, ऊपर से प्रेशर है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वगैरह मिलेंगे इसमें। और ये जो कोर है यहाँ मिलेंगे हमें निकल और आयरन। मेटल की मात्रा जितना अंदर जाओगे उतना ज्यादा मेटल मिलेगा। माइंस जो होती है ना, आयरन की माइंस हमेशा गहराई में मिलेगी, और जो गोल्ड होता है ना वो हल्का धातु होता है, उसकी माइंस हमेशा ऊपर वाले एरिया में मिलेगी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ ये वाला हिस्सा है, यहाँ मिलेंगे मेटल्स और यहाँ मिलेंगे सिलिका वगैरह कंटेंट। और इसी कारण ये वाला जो हिस्सा है ना, ये अधिक मोल्ड होता है, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है और ये होता है सॉलिड फॉर्म में। ये सॉलिड फॉर्म में क्यों होगा, क्योंकि ये तो बेस है अर्थ का। अर्थ का जो बेस है यहीं से तो शुरुआत हुई थी ना अर्थ की। ये अर्थ का बेस है, ऊपर से जो भी प्रेशर लग रहा है ना वो इस चीज के ऊपर लग रहा है, तो इस वजह से ये सॉलिड फॉर्म में होता है। आगे चलते हुए एस्टेनोस्फेयर है, ये ही भूकंप का कारण होता है, क्योंकि इसके सर्कुलेट के कारण ऊपर की प्लेट सर्कुलेट करेगी और भूकंप जो आएगा वो सर्कुलेशन के कारण ही आता है, जो प्लेट का सर्कुलेशन होता है। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, एवरेज थिकनेस 34 किलोमीटर और 70 किलोमीटर मैक्सिमम, सॉलिड इन नेचर। क्रस्ट क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है किसका, ये वाला आउटर मोस्ट लेयर किसका होती है, अर्थ का। थिकनेस क्या बताई थी, 34 से 70। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम थी कि क्या थी, 70 थी। सॉलिड इन नेचर यानी कि ये अर्थ का सबसे सॉलिड रिजिड वाला पार्ट था। उसके बाद आगे चलेंगे, आगे ये क्या कह रहा है, ओशियन क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंट क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट भी टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहली होती है कॉन्टिनेंट क्रस्ट, दूसरी होती है ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट जो है इसकी डेंसिटी कम हो, इसकी डेंसिटी अधिक होती है। ठीक है, डेंसिटी का मतलब ये ज्यादा भारी होती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है, इसमें होता है सिलिका और मैग्नीशियम। और ये वाली जो क्रस्ट होती है ये कम भारी होती है, इसमें होता है सिलिका और एल्यूमिनियम। इसमें जो मैग्नीशियम है ना ये मेटल का पार्ट है और मेटल होती है भारी, और एल्यूमिनियम है ये हल्का धातु होता है। बाकी इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी। सिलिका क्या होती है, एक एसिडिक कंपोनेंट मान सकते हो उसको आप। ठीक है, बस हमें इतना समझना है कि ओशियन क्रस्ट जो है वो इससे पतली है, किससे, कॉन्टिनेंट क्रस्ट से। और जब डेंसिटी की बात आएगी यानी कि कठोरता की, तो ओशियनिक क्रस्ट इससे ज्यादा कठोर है, किससे, कॉन्टिनेंट क्रस्ट, कॉन्टिनेंट क्रस्ट से। आगे चलते हैं, ओशियनिक क्रस्ट जो है इज मेनली बेसाल्ट, ये हमने देख लिया, बेसाल्ट से बनती है। बेसाल्ट क्या होता है, ये प्योर फॉर्म का होता है, यानी कि प्योर मैग्मा से जो बनने वाला रॉक होता है उसको बोलते हैं बेसाल्ट। ये जो होता है एस्थेनोस्फेयर की गहराई से आता है। उसके बाद होते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये वाली है। ठीक है, इसमें हमें मिलेगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या होता है, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, यानी कि एसिडिक कंपोनेंट अधिक होते हैं और मेटल कम होते हैं ग्रेनाइट में। तो ये क्या बनाता है, क्रिस्टल बनाता है। कभी कभार क्या होता है, ग्रेनाइट जो है मतलब ग्रेनाइट, ये एसिडिक लावा जो होता है ना, गाढ़ा लावा होता है। गाढ़ेपन के कारण क्या करता है, जमीन के अंदर ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और ग्रेनाइट का फॉर्मेशन करता है। ग्रेनाइट क्या होता है, क्रिस्टल रॉक होता है जो लाइट कलर का होता है। बेसाल्ट ब्लैक कलर का होता है, ये क्रिस्टल रॉक नहीं होता। उसके बाद आ जाता ओशियनिक क्रस्ट इज डेंसर एंड यंगर। ये तो हमने देख लिया था, डेंसर थी कौन सी, ओशियनिक। क्यों थी, इसमें मेटल अधिक थे, इसमें कम थे मेटल। अब आ जाता यंगर। अब ये यंगर क्यों है ये भी देखते हैं, इसी डायग्राम से देख लेते हैं। यंगर का मतलब जवान। ओशियन क्रस्ट जो है यंगर है, किससे ज्यादा यंगर है, ये कॉन्टिनेंट क्रस्ट से ज्यादा यंगर है। आप इधर देखो, मान लेते हैं ये वाली क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंट क्रस्ट है, ये भी कॉन्टिनेंट क्रस्ट है।
नहीं नहीं, ये कॉन्टिनेंट नहीं है, दोबारा सुनो। ये वाली जो क्रस्ट है ना, ये ओशियनिक क्रस्ट है। ये वाली जो क्रस्ट है ये कॉन्टिनेंट क्रस्ट है। ठीक है। नीचे हो रहा है मैग्मा सर्कुलेशन। मैग्मा सर्कुलेशन से क्या होगा, ये जैसे जैसे करंट ऊपर उठेगी, ऊपर जाकर डाइवर्ज होगी। डाइवर्ज का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे डाइवर्ज। डाइवर्ज होने के बाद क्या होगा, जो इसके ऊपर वाला रोक है ना, ये भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में नीचे वाला मूव कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, जैसे पानी के ऊपर जब नाव चलती है, तो जिस डायरेक्शन में पानी मूव करता है उसी डायरेक्शन में नाव मूव करेगी। ठीक है। तो ये भी वही वाला सिस्टम है। तो ये जो करंट है, मैग्मा जो है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेस्ट ईस्ट की तरफ। तो ये भी ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। और ये वाला जो है, ये करंट ये वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है, सॉलिड पार्ट, ये भी वेस्ट की तरफ मूव करेगा। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो प्रोसेस होती है ये हो रही है ओशन में। तो ये इसके बीच में क्या होगा, ये दोनों के दोनों यानी दो पार्ट बन गए इसके, एक क्रस्ट ये होगी, एक ये होगी। ये बीच में से अलग होगी। ये जैसे जैसे इधर जाएगा यहाँ गैप बनेगा। अब नीचे यहाँ तो गैप बन रहा है, पर ये प्रोसेस क्या है, अर्थ के बिल्कुल एस्ट्रोनोस्फेयर से मैग्मा का सर्कुलेट जो हो रहा है, यानी सर्कुलेशन जो हो रहा है, ये वेंट के थ्रू बाहर निकलेगा यहाँ से, बहुत सारे वेंट के थ्रू, यानी कि फिशर इरप्शन बोलते हैं इसको। जब ये बाहर निकलेगा तो ये क्या करेगा, इस डेप्रेशन को, यानी कि ये जो झील है ना, इसको भर देगा। जब ये झील को भर देगा तो यहाँ बनेगी नई क्रस्ट। भरने के बाद ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन दोबारा से हो जाएगी क्रस्ट की। इसलिए बोलते हैं कि ये वाली जो क्रस्ट होती है नहीं होती है। ये प्रक्रिया ऐसी चलती रहेगी। ये वाली क्रस्ट यहाँ सबडक्ट होगी, इधर सबडक्ट होगी, सबडक्ट का मतलब अंदर धंस जाएगी, और ये अलग हो जाएगी, और यहाँ नई क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा। कंस्ट्रक्ट इसी वजह से इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रस्ट। ठीक है। ये प्रोसेस चलेगी तो उसके बाद क्या होगा, नई क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा। बट कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा था, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है ना, ये वाली कॉन्टिनेंट है, इसमें क्या हो रहा है, धस रही है। धसने से क्या होगा, ये वाला जो क्रस्ट का पार्ट है, ये एस्थेनोस्फेयर में यहाँ जाके पिघल जाएगा। पिघलने के बाद क्या होगा, इसका विनाश होगा, यानी कि ये होगा डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशकारी। ये क्या होगा, ये पिघल कर इसका विनाश हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे नई क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो, बस इतनी सी बात है। इस वाले पार्ट में क्या हो रहा था, नई क्रस्ट का फॉर्मेशन। इस वाले पार्ट में क्या हो रहा था, पुरानी क्रस्ट जो है उसका विनाश हो रहा था, यानी कि उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा था। तो इसी कारण यहाँ हो जाएगी यंगर क्रस्ट, यहाँ हो जाएगी ओल्डर क्रस्ट। तो अब बताओ, ओशियन क्रस्ट ये वाली यंगर है, ये वाली यंगर है, कौन सी यंगर है, ओशियन वाली। कॉन्टिनेंट वाली यंगर नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रही है, एस्ट्रोस्फीयर में जाके नष्ट हो रही है। सॉरी, ये वाली नष्ट हो रही है, लिथोस्फीयर वाली। ये है कॉन्टिनेंट वाली। देखो, ये तो यही की यही है ना। नेक्स्ट कौन सी हो रही है, ये वाली ओशियन वाली। ठीक है। यानी ये पूरी की पूरी ऐसे के ऐसे आगे जाएगी, आगे जाएगी। इधर से तो ये नष्ट होती रहेगी, और इस तरफ से बनती रहेगी, तो इसका नया फॉर्मेशन होता रहेगा। ये भी ऐसे ही है। क्या कर रही है ये ओशियन, ओशियन वाली क्रस्ट, इस तरफ से सबडक्ट हो रही है, यानी कि नष्ट हो रही है, इस तरफ से नहीं बन रही है। इसमें क्या है, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा। ये ऊपर की तरफ चली जाएगी इसके, ये ऐसी की ऐसी रहेगी हमेशा। ये तो इसलिए ये ज्यादा ओल्ड हो जाएगी, ये हो जाएगी यंगर। यहाँ थे ना, देख लिया ना, यंगर क्यों है। आगे चलते हैं मेंटल पे। मेंटल क्या था, मेंटल सबसे बीच वाला था, ये वाला पार्ट। मेंटल को देखते हैं। मेंटल जो है, मोहो डिस्कंटिन्यूटी से लेके 2900 किलोमीटर तक है। अब ये मोहो डिस्कंटिन्यूटी क्या होती है, एक वर्ड और आ गया आपके सामने। देखो, डिस्कंटिन्यूटी क्या होती है, हमने 3 लेयर पढ़ी थी। ये वाली जो लेयर थी, ये वाली लेयर क्रस्ट थी, इसके बीच में मेंटल थी, फिर कोर थी। अब जब मेंटल, सॉरी, क्रस्ट और मेंटल के बीच में हम एक और लाइन खींच देते हैं। ठीक है। ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक लाइन और खींच देते हैं, इसको बोला जाता है मोह। सबसे पहले ये सुनो, ये समझो कि डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है, ये जो जितना भी ये आप सिस्टम देख रहे हो ना, इनका सबका नेचर अलग है। जैसे क्रस्ट है, ये क्या है, रिजिड फॉर्म में है। उसके बाद जब हम मेंटल की बात करेंगे, ऊपर वाला जो मेंटल है ये सेमी सॉलिड फॉर्म में है। उसके बाद लोअर मेंटल, ये रिजिड फॉर्म में है। फिर आउटर कोर जो है,
ये हमें मिलेगा लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद इनर कोर जो है ये सॉलिड फॉर्म में है, यानी इनका नेचर चेंज हो रहा है, कहीं से तो ये कठोर है, कहीं से कम कठोर है, कहीं से ज्यादा कठोर है, कहीं से लिक्विड फॉर्म में है। तो इनका नेचर क्या हो रहा है, चेंज होता है। अर्थ के अंदर जैसे हम जाएंगे तो इनका हर पार्ट का नेचर अलग अलग होता है। तो उस नेचर के आधार पर जब हम इनको बांटते हैं ना तो उसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ऊपर वाला जो ये पार्ट था ये रिजिड था और नीचे वाला पार्ट क्या था, सेमी सॉलिड। रिजिड और सेमी सॉलिड के बीच में यानी क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जब हमने इसको एक नाम दिया और यहाँ से एक रेखा खींची तो उसको बोला गया मोह। फिर हम जैसे जैसे अंदर जाएंगे यानी कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर मेंटल ये वाला और लोअर मेंटल ये वाला, इसके बीच में ये वाली लाइन, इसके बीच में से जब लाइन खींची जाएगी तो हो जाएगी रैपिटी। और अंदर जाएंगे यानी कि ये मेंटल था और ये कोर था, ये कोर है, ठीक है, और ये मेंटल है। तो ये वाली लाइन कोर और मेंटल के बीच में है। तो कोर और मेंटल के बीच में जो लाइन होगी उसको बोलेंगे गुटनबर्ग, ठीक है। फिर आ जाएगा सबसे नीचे वाला यानी कि अपर, ये आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर के बीच में भी डिसकंटिन्यूटी है क्योंकि ऊपर वाली क्या है, लिक्विड है, नीचे वाली सॉलिड है। तो इसको बोलेंगे हम लहमान। दोबारा से देखो, पहली थी मोह, फिर रैपिटी थी, फिर गुटनबर्ग थी, फिर लहमान थी। मोह कहाँ थी, मोह थी क्रस्ट को और अपर मेंटल के बीच में, यानी कि ऊपर सॉलिड था नीचे सेमी सॉलिड था। फिर उसके बाद सेमी सॉलिड और सॉलिड के बीच में है यानी कि मेंटल का लोअर हिस्सा और अपर हिस्सा, इसको बोला गया रैपिटी। फिर हम और अंदर गए और अंदर में क्या था, लिक्विड था, ऊपर क्या था, सॉलिड था। लिक्विड सॉलिड यानी कि अपर वाला पार्ट उसका कोर का और लोअर वाला पार्ट किसका, मेंटल का। इनके बीच में जब यहाँ से लाइन गई तो उसको बोला गया गुटनबर्ग। और नीचे गए तो अपर यानी कि आउटर कोर और इनर कोर के बीच में, इनर कोर सॉलिड, आउटर कोर क्या थी, लिक्विड। इनके बीच में से लाइन गई तो उसको बोला गया लहमान। ठीक है, क्लियर हो गया ना। वापिस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। कहाँ थे हम मेंटल पे थे। आगे चलते हैं। इसकी जो थिकनेस लेयर है 84 किलोमीटर ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, यानी कि 84 किलोमीटर जो अर्थ, 84% है अर्थ का, उसकी वॉल्यूम का इसकी जो थिकनेस लेयर है, यानी कि ये जो लेयर है ना ये 84% से ज्यादा है अर्थ का। इसकी जो अपर मेंटल है ना ये कंटेन करती है एस्थेनोस्फेयर, इसके बारे में हम देख चुके हैं। एस्थेनोस्फेयर कहाँ देखी थी हमने, मेंटल का जो अपर वाला मेंटल था उसका जो लोअर वाला पार्ट था वहां थी एस्थेनोस्फेयर। इसमें क्या हो रहा था, मैग्मा सर्कुलेशन हो रहा था। मैग्मा सर्कुलेशन के कारण दो प्लेट अलग जा रही थी और या फिर दो प्लेट सबडक्ट हो रही थी। सबडक्ट का मतलब आपस में जुड़ रही थी, कोलैब हो रही थी, कोलाइड हो रही थी। अब ये कह रहा है ये जो कन्वेक्शनल करंट होती है जो मैंने दिखाई थी डायग्राम पे, ये वाली कन्वेक्शनल करंट, ये कन्वेक्शनल करंट जो है ये क्या करती है, ड्राइव करती है किसको, प्लेट को। यानी कि प्लेट टेक्टोनिक जो होती है ये मूवमेंट करती है, किसके साथ करती है, कन्वेक्शनल करंट के, ये भी बता चुका हूँ। डिसकॉन्टिन्यूटी भी हो चुकी है हमारी। अब आ जाते हैं आउटर कोर पे। कोर दो टाइप की थी, आउटर और इनर। इसकी डेप्थ कितनी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डेप्थ है, 2900 तक। उसके बाद 2900 से लेके 5150 तक है इसकी डिप, यानी कि इसकी गहराई यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर उसके बाद इसमें क्या मिलता है, कंपोजिशन क्या है, इसमें मिलेंगे आयरन एंड निकल। दोबारा से सुनो, हमने क्या देखा था, जितनी हम अर्थ के अंदर जा रहे थे ना उतनी धातु की मात्रा अधिक हो रही थी। यानी कि सबसे ज्यादा मेटल कहाँ पाई जाती है, इसमें आउटर कोर में और इनर कोर में। अब ये क्या करता है, यहाँ क्या है, लिक्विड है, यहाँ भी सर्कुलेशन होता है। किसका सर्कुलेशन होता है, मोल्टेड चीजों का, यानी कि जो पिघला हुआ आयरन और निकल है ना इसका सर्कुलेशन होता है। तो सर्कुलेशन से क्या बनता है, बनता है मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड ही हमारे अर्थ में ग्रेविटी का कारण होती है। और ये एस वेव कैन नॉट पास थ्रू इट, ये अलग चीज है, ये हम जब पी वेव और एस वेव को पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे। आगे चलते हैं। अब आ जाता है इनर कोर। इनर कोर की गहराई कितनी थी, 5000 से 5150, यानी कि 5150, यहाँ से लेके ये है 5150। और गहराई कितनी है,
6371 तक, यानी कि 6371 किलोमीटर तक। इसमें भी सेम चीज मिलेगी, आयरन एंड निकल। The inner core remains solid due to the extremely high pressure। ये जो इनर कोर है ये सॉलिड क्यों है? क्योंकि ऊपर से जितना भी प्रेशर लग रहा है ना, ये प्रेशर क्या कर रहा है, इसको सॉलिड बना रहा है। टेम्परेचर इसका 5000 से लेकर 6000 सेल्सियस तक है। अब आ जाता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के बारे में चर्चा पहले ही हो चुकी है, अब स्लाइड में जो दे रखा है इसको जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। लिथोस्फीयर इज ए रिजिड एंड सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि ये अर्थ का रिजिड और सॉलिड पार्ट है, हमने बताया था। ठीक है। लिथ का मतलब होता है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का मतलब होता है रॉक। लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द एंटायर क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द मेंटल। हमने बताया था, यानी कि मेंटल का जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट का जो नीचे वाला हिस्सा है, उससे उसमें हमने, नहीं लिथोस्फीयर वो तो एस्थेनोस्फीयर था। ठीक है। मतलब लिथोस्फीयर क्या है? अर्थ का जो क्रस्ट वाला हिस्सा था, क्रस्ट के साथ हमने क्या करा था, एस्थेनोस क्रस्ट के साथ हमने क्या करा था, क्रस्ट के नीचे वाला जो मेंटल था, मेंटल के ऊपर वाले हिस्से को क्रस्ट के साथ मिला दिया था। देखो ये वाला मिला दिया था, तो इससे बन गया था लिथोस्फीयर। तो यहाँ इसी की बात हो रही है। तो लिथोस्फीयर क्या है? सबसे ऊपर वाला रिजिड रॉक है, जिसको हम प्लेट वगैरह भी कहते हैं। एंटायर क्रस्ट एंड दी अपर सॉलिड पार्ट ऑफ द मेंटल, यानी कि पूरी की पूरी क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द मेंटल, मेंटल का जो अपर वाला सबसे सॉलिड पार्ट है, यानी कि लिक्विड पार्ट से ऊपर वाला, एस्थेनोस्फेयर वाले पार्ट से ऊपर वाला। अब आ जाते एवरेज थिकनेस। क्या है इसकी एवरेज थिकनेस? हमने देखी थी 100 से 200 किलोमीटर। ठीक है। लिथोस्फीयर इज हार्ड, हार्ड है ये, ब्रिटल भी है और मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग भी है। टेक्टोनिक प्लेट्स आर पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर। बट अभी इस वाले डायग्राम में बताया था ना, ये क्या थी, ये लिथोस्फीयर है। जब सर्कुलेट हो रहा था ये अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो रहा था, इससे क्या बन रही थी, अलग अलग प्लेट बन रही थी। अब आ जाते हैं आगे। कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक प्लेट आर कंपोनेंट्स ऑफ द लिथोस्फीयर, यानी कि दो टाइप की हमने प्लेट देखी थी, ये वाली ओशियनिक प्लेट, यानी कि ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंट क्रस्ट। तो इन्हीं से क्या बनी थी, ओशियनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंट प्लेट। अब चलते हैं हम आगे एस्थेनोस्फीयर पर। एस्थेनोस्फीयर के बारे में भी चर्चा हो चुकी है, हमने यहाँ सर्कुलेशन करके दिखाया था। ऊपर के ये जो रिजिड रॉक है इसको अलग कर दिया था और यहाँ से सबडक्ट कर दिया था। ठीक है। ये ओशियन वाली प्लेट थी, और ये कौन सी वाली प्लेट थी, ये थी कॉन्टिनेंट वाली प्लेट। ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं अब स्लाइड को जल्दी से। एस्थेनोस्फीयर इज अ लाइज इमीडिएटली बिलो द एस्थेनोस्फीयर। दोबारा देखो, एस्थेनोस्फीयर इज लाइज इमीडिएटली बिलो द लिथोस्फीयर, यानी कि एस्थेनोस्फीयर जो है वो लिथोस्फीयर के बिल्कुल नीचे पाया जाता है। इट इज ए पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, ये अपर मेंटल का पार्ट है। एस्थेनोस्फीयर इज सेमी सॉलिड इन नेचर, ये सेमी सॉलिड होता है, यानी कि ना तो सॉलिड है ना ही लिक्विड है। क्यों है? क्योंकि इसके पीछे दो फोर्स काम करती है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट और दूसरा प्रेशर एंड हीट। रॉक इज द एस्थेनोस्फीयर कैन, ये जो रॉक है ना, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जो जितना भी सॉलिड रॉक है वो होता है रॉक, यानी कि उसको बोलते हैं हम लिथोस्फीयर। रॉक इन द एस्थेनोस्फीयर कैन फ्लो, यानी कि एस्थेनोस्फीयर में जो रॉक है वो है सेमी सॉलिड फॉर्म में। ये क्या करता है, फ्लो होता है स्लोली, यानी कि स्लोली स्लोली मूव करता है ओवर द ज्योग्राफिकल टाइम, यानी कि कोई एक दिन की घटना नहीं है, इस घटना को होने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। कन्वेक्शनल करंट्स ओरिजिनेट विद इन द मेंटल एंड इन्फ्लुएंस प्लेट मूवमेंट। यहाँ कहा जा रहा है ये जो कन्वेक्शनल करंट दिखाई थी मैंने, ये वाली, ये ओरिजिनेट होती है कहाँ होती है, एस्थेनोस्फेयर में। और क्या करती है, प्लेट का मूवमेंट करती है। एस्थेनोस्फेयर एक्ट एज ए वीक जोन। अब ये वीक जोन क्यों था? क्योंकि अर्थ का सबसे ज्यादा वीक जोन है, क्योंकि इसी के मूवमेंट के कारण ऊपर जो हमें लिथोस्फीयर दिखता है ना वो मूव करता है। वीक जोन बीनीथ दी टेक्टोनिक प्लेट, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट के नीचे का वीक जोन है, कौन है, एस्थेनोस्फेयर। अप्रोक्सीमेट डेप्थ कितनी है इसकी, 100 से लेके 350 किलोमीटर तक। कहीं कहीं ये, यानी कि कहीं कहीं किसी किसी बुक में हमें 700 किलोमीटर भी दिख जाएगा। देखो ये कुछ फैक्ट है, जैसे कि एस्ट्रोनोस्फेयर इज अ पार्ट, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते कभी कभार।
एस्थेनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, सही है। एस्थेनोस्फेयर इज अ सेमी मोल्टन प्लास्टिक इन नेचर। सेमी मोल्टन प्लास्टिक, ये जो प्लास्टिक वर्ड यूज किया जा रहा है ना, ये लचीलेपन के लिए यूज किया जा रहा है। प्लास्टिक लचीला होता है और ये जो हमें ऊपर मैग्मा मिलता है ये भी लचीला होता है, यानी एस्थेनोस्फेयर में मिलने वाला मैग्मा। अब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव ओवर द एस्थेनोस्फेयर, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट क्या थी, ये लिथोस्फेयर के पार्ट्स थे। ये मूव कर रही थी, किसके ऊपर मूव कर रही थी, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। अब ये देखो, एस्थेनोस एस्थेनोस्फेयर इज ए कम्प्लीटली लिक्विड। अब यहाँ गौर दो, इस टाइप का ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक बहुत बार यूपीएससी खेल जाती है। यानी कि आपको लगेगा एस्थेनोस्फेयर तो लिक्विड का पार्ट होगा, क्योंकि वो मूवमेंट करता है, घूमता है, उसमें सर्कुलेशन होता है मैग्मा का, और मैग्मा जहाँ मिलेगा वहां तो सिंपल सी बात है लिक्विड फॉर्म में मिलेगा जब अर्थ के अंदर है तो। पर ऐसा नहीं है। एस्थेनोस्फेयर क्या है, सेमी मोल्टन, यानी कि सेमी सॉलिड है। एस्थेनोस्फेयर फॉर्म्स पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि ये अर्थ के क्रस्ट से मिलकर बनता है। क्या ये सही है? नहीं। एस्थेनोस्फेयर दो चीजों से मिलकर बनता है, एक क्रस्ट, दूसरा क्या था, अपर मेंटल। आगे चलते हैं, ये इसका डिफरेंस है। लिथोस्फेयर में क्या था, रिजिड एंड सॉलिड था। एस्थेनोस्फेयर क्या है, सेमी सॉलिड एंड प्लास्टिक नेचर का है। अब आगे चलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स है ये क्या, लिथोस्फेयर, क्योंकि ये जब लिथ अलग हो रहा था एक दूसरे से कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के कारण, तो ये बन गई थी प्लेट्स। उसके बाद इसमें क्या देखा, लेयर ऑन विच प्लेट्स मूव, यानी कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, इनके मूव का कारण ही ये बनती है एस्टेनोस्फेयर। स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल लेयर है, ये स्ट्रॉन्ग है, यानी कि सॉलिड रिजिड है। ये वीक है। अपर प्लस ये क्रस्ट प्लस अपर मेंटल से मिलकर बनता है, ये इस वाले पार्ट के बिल्कुल नीचे पाया जाता है। अब देखो, वाई इज एस्ट्रोनोस्फेयर सेमी सोलिड, बता चुका हूँ, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण। फॉर्म में मिलेगा किसमें, सेमी सोलिड स्टेट में मिलेगा। सम फैक्ट देख लेते हैं। वाई हाई टेम्परेचर फाउंड इन द एस्ट्रोनोस्फेयर, प्राइमरी ड्यू टू रेडियो एक्टिव, यानी कि हाई टेम्परेचर क्यों है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं हमें उस वाले पार्ट्स में, और थर्मल डिफरेंस भी देखने को मिलता है। अरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम। ये माइंड मैप देख लो। अर्थ का इंटीरियर, इसमें क्या होती है, क्रस्ट होती है, मेंटल होती है, मेंटल में क्या होता है, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, सॉलिड होता है ये, ठीक है। उसके बाद एस्टेनोस्फेयर इनके नीचे पाया जाता है, अपर मेंटल सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। कोर आ जाता है, इनर कोर, ऊपर वाला आउटर कोर। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है, हमने देखा था एस्टेनोस्फेयर को, एस्टेनोस्फेयर के ऊपर जितना भी सॉलिड रॉक था, यानी कि क्रस्ट का और अपर मेंटल का जो हिस्सा था एस्टेनोस्फेयर के ऊपर, ठीक है, वो जब मूवमेंट करता है, यानी कि ये जो हमने हमने कन्वेक्शनल करंट देखी थी, इनके कारण डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब ऐसे प्लेट अलग हो रही थी और ऐसे प्लेट जुड़ रही थी। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, बहुत सारी अलग अलग प्लेट बन जाती है, यानी कि लिथोस्फेयर अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग रॉक के हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, उनको बोलते हैं हम प्लेट। देखो, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दैट states that the earth lithosphere is divided into several rigid plates that move over the semi molten asthenosphere, यानी कि सेमी मोल्टन एस्टेनोस्फेयर के ऊपर जो मूवमेंट करता है लिथोस्फेयर का हिस्सा, वही प्लेट में परिवर्तित हो जाता है। अब ये जो है इंटरेक्शन, इनके इंटरेक्शन से क्या होता है, यानी कि एक प्लेट जब अलग होती है, जुड़ती है, उससे आते हैं अर्थक्वेक, वोल्केनोस बनते हैं, माउंटेन्स बिल्डिंग होती है, कॉन्टिनेंटल मूवमेंट होता है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ने से पहले कुछ और थ्योरी को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है ये कंक्लूजन है, यानी कि लास्ट की थ्योरी है। अब ये कहाँ से आई है, कैसे आई है, उससे पहले कुछ और थ्योरी है, जिन थ्योरी के माध्यम से, जिनकी नॉलेज के आधार पर इस थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। वो कौन सी है जो हमने पहले, इससे पहले पढ़नी है। सबसे पहले अल्फ्रेड वैगनार की कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, 1912 में आई। फिर हमने पढ़नी है ऑर्थोरोम्स की मेंटल कन्वेक्शनल थ्योरी। ये मेंटल कन्वेक्शनल जो थ्योरी है, ये वही है जो एस्थेनोस्फेयर में हमने मैग्मा सर्कुलेशन देखा था। फिर आएगा हैरी हैस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग वही है जो हमने देखा था कि एक फ्लोर, सी के जो फ्लोर थे वे दूर जा रहे थे,
और नीचे से लावा बाहर निकल कर आ रहा था और नए फ्लोर का निर्माण कर रहा था। फिर हम देखेंगे जॉन तूजो की विल्सन ट्रांसफॉर्म फोर्स थ्योरी। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये जो तीन थ्योरी है इसको डिटेल में पढ़ेंगे।